हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल भारत और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मोनिका अवस्थी। दोस्तों, जैसा जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा आती हूँ लेखार्चा लेकर, यानी लेखकों से जुड़ी दिलचस्प, अच्छी, बहुत अच्छी उनके सफर के बारे में बातें। तो हमारी आज की रेखार्चा श्रृंखला को आगे बढ़ाने का बीड़ा जिसने उठाया है, वो शख्सियत अपने आप में ही विशाल और आकर्षक है। अब मैं अगर उनका परिचय देना शुरू करूं तो समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं और कहां तक ले जाऊं। आप फैजाबाद उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। आपने अपना शिक्षण बीटेक इलेक्ट्रिकल्स में किया है। आपने देश की सर्वश्रेष्ठ, सबसे कठिन और सर्वोपरि माने जाने वाली परीक्षा यूपीएससी क्वालिफाई की है और आप आईईएस पद पर बनारस लोकोमोटिव में सेवारत हैं। वर्तमान में 2018 और 2020 में आपकी दो पुस्तकें बाजार में आई। पहली है दर्द मांझता है और दूसरी है दिल है छोटा सा। दोनों ही पुस्तकों ने पाठकों का बहुत प्यार और स्नेह संग्रहित किया। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सरल भारत मंच पर। बहुत धन्यवाद मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके इस सरल भारत पर दूसरी बार आया हूँ। पहले जी एक सिविल सेवकों के लिए या सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए एक इंटरव्यू था मेरा, तब मैं आया था। जी और अब लगभग 2 महीने या 3 महीने बाद जो है आप दोबारा मुझे लेकर के आए हैं, इस बार लेखक के रूप में लेके आए हैं। धन्यवाद। सर, पूछना चाहूंगी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया आपके परिचय में? क्षमा चाहूंगी उसके लिए। इतना विशाल नहीं, और आप आकर्षक परिचय है आपका। कोई भी एक सांस में याद नहीं कर सकता उसे। धन्यवाद, आपने इतने अच्छे वर्ड्स में मेरा परिचय दिया है। लगभग आपने सब कुछ बता दिया, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता सकता हूँ। जी सर। मेरा जो आपने बताया कि सिविल सर्विसेज, तो वो मैं सिविल सर्विसेज में 2001 में एग्जाम में सेलेक्ट हुआ था। जी और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में 99 एग्जाम में सेलेक्ट हुआ था। सिविल सर्विसेज में मेरी रैंक अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसे छोड़ करके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से रेलवे ही कंटिन्यू किया था। तो ये जी डिफरेंस हाँ। शायद वहाँ पे करना छूट गया था, इसलिए मैंने इसको बताया है। वैसे मैं यूपी पीसीएस में भी सेलेक्ट हुआ था, अपने पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ था। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपी पीसीएस दोनों में, और सिविल सर्विसेज में तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था। तो बहरहाल अभी बीती बातें हो गई, 98, 99, 2000, 2001 की बातें हो गई। अब हम लोग जो है लगभग 20-21 साल उससे आगे आ गए। तो इस बात जी को अब और ज्यादा इस पे चर्चा करना बेकार ही है। नहीं सर, बेकार नहीं है, ये एक सीख है, ये एक मार्ग है जो आपने चला, जो लोगों के लिए प्रदर्शित है। तो जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या जो लोग साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप बेहतरीन उदाहरण हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद। मार्ग तो हमेशा से सतत ही जो है लगभग फिक्स ही होते हैं, चलने वालों के लिए ही मेहनत होती है बस। आज चले या 20 साल बाद चले या अभी 20 साल बाद चले। सर, मैं जानना चाहूंगी कि साहित्य एक अधिकारी से साहित्य के मार्ग पर जाना, एक लेखक बनना कितना मुश्किल रहा, कितना दिलचस्प रहा? साहित्य और लेखकीय में आना, जबकि आप एक अधिकारी पद पर थे, तो वो दिलचस्प सफर रहा या मुश्किल सफर रहा? कैसा सफर रहा सर? जो आप कह रहे हैं, इसका मैं एक शब्द में मैं इसको सम नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना होगा। जी जो सर। मेरा साहित्य वाला जो अभिरुचि है, ये काफी पहले से थी। मतलब रेलवे में आने के पहले से भी थी, या यूं कहें इंजीनियरिंग में जाने से भी पहले से थी। तो मैं पहले से ही छोटी कहानियां, उपन्यास, ये सब पढ़ने का शौकीन था। जब मैं बहुत छोटा था, यूं कहें कि 5th 6th 7th 8th में था, तब से शौक था मुझे पढ़ने का। तो घर में मैं पढ़ता था उन्हें। और ये वेद प्रकाश शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा और इन सब के भी उपन्यास आते थे, वो जासूसी वाले। तो मेरे जी चाचा जी रखते थे उसको, वो वैसे अलाउड नहीं था घर में पढ़ना, माना जाता था कि बच्चे इससे बिगड़ जाते हैं। परंतु फिर भी जी मैं उसे लुका छिपी तौर पर और छुपा छुपा करके पढ़ लेता था। वो अच्छी मोटी, इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, वो पॉकेट बुक्स जो है,
और मैं उन्हें पढ़ जाया करता था और मुझे बहुत मजा भी आता था। तो ऐसे ऐसे करते करते मुझे इंटरेस्ट काफी दिनों से था और वो धीरे धीरे डेवलप होते होते और बड़ा हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम पढ़ते रहे, जबकि इंजीनियरिंग हमारा कम्प्लीटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। और जी वो ऐसी उसमें कहीं से भी जो है ये हिंट भी नहीं होता है या डिमांड भी नहीं होती है कि उस सब्जेक्ट की कि हाँ आप किन्हीं भी आर्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएं। जी तो सर, फिर भी बिल्कुल। मैं वहाँ भी लिटरेचर पढ़ता रहा। और आगे जा करके जब मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहा था तो किसी मोड़ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि मुझे अपना सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ना पड़ा, जिसमें मैं बीटेक हूँ। और फिर मैंने मैथमेटिक्स और हिंदी लिटरेचर से ये एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज का। उन दिनों 2 सब्जेक्ट होते थे, तो उससे दिया और उसी से मैं सेलेक्ट भी हुआ था, मैथमेटिक्स और हिंदी लिटरेचर से। तब जाकर के मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, मेरे अंदर भी शायद कुछ दबा छुपा कहीं पे कुछ कहानी का अंश है, वो मुझे निकालना चाहिए और शायद कोशिश करूं तो मैं भी कुछ ऐसा लिख सकूं जैसा मैं पढ़ता हूं। तो परंतु ये जो अ, इच्छा थी, आकांक्षा थी, वो नौकरी में आने के बाद में कहीं से भी जिसको यूँ समझिए कि उसको ज़रा भी कहीं से वक़्त नहीं मिल रहा था, कहीं से भी उसको थोड़ा भी राशन, पानी, खाद कुछ भी नहीं मिल रहा था कि हाँ, मैं लिख सकूँ। नौकरी जो है रेलवे की, वो 24 घंटे की नौकरी होती है। जी 24 घंटे रेलवे चलती है तो 24 घंटे की नौकरी है। हमेशा कुछ ना कुछ रेलवे में घटता ही रहता है। कोई भी चीज़ जो आप मान के चलिए जहाँ पे ऑपरेशंस है 24 आवर्स, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ खटपट लगा ही रहता है और उस खटपट से आपको ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता है। तो ऐसे ही चलता रहा, बहुत तेज़ी-तेज़ी जो है 10-12 साल निकल गए, पता भी नहीं चला। फिर एक पोस्टिंग ऐसी हुई जहाँ मैंने कुछ लिखना शुरू किया। वो थोड़ी कूल पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ मैंने कुछ लिखना शुरू किया था। फिर उसके बाद फिर से टफ पोस्टिंग हो गई, फिर छूट गया। तो जो दर्द माँचता है वो मैंने 2009 से 2012 के बीच में बेसिकली लिखी थी और जी आकर के वो छपी है 2018 में। आप समझ सकते हैं कितना टाइम निकल गया उसके बाद। जी सर। तो कहने का अभिप्राय आते हैं आपके मूल प्रश्न पर। ये कितना दिलचस्प है, दिलचस्प देख लीजिए, आपको मैंने बता दिया कि कितनी यात्रा ये दिलचस्प रही कि जी सर। कभी मौका नहीं मिला, इच्छा बहुत रही। और कठिन भी इतना ही है क्योंकि जैसे-जैसे हम अपने उसमें हायरार्की में बढ़ते हैं सर्विस में, वैसे-वैसे हमारे दायित्व बढ़ते चले जाते हैं और थोड़ी बहुत जो फील्ड में जाने से जो हमारे ढेर सारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, जिनको हम कहानी स्वरूप में कभी-कभी ला भी पाते हैं, वो घटने लगते हैं। जैसे-जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हायरार्की में, क्योंकि तो हम और जॉब की तरफ बढ़ते जाते हैं। लोगों से इंटरेक्शन कम हो जाता है, बाहरी लोगों से मिलना-जुलना कम हो जाता है, बाहर घूमना-फिरना कम हो जाता है, ज़्यादातर अपने ऑफ़िसेज़ तक सीमित हो जाते हैं। तो ये कठिनाइयाँ भी हैं इस रास्ते में। मिश्रित सफर रहा आपका। जी, जी। सर मैं दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि लेखन में रुझान हुआ, दोनों ही किताबें बहुत खूबसूरत हैं, उनके जो शीर्षक हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। दर्द मांझता है, यानी कि दर्द से ही आप पॉलिश्ड होके निखर के कुछ निकल सकते हैं। दूसरा दिल है छोटा-सा, छोटी-छोटी सी मन, छोटी-छोटी सी आशाएँ, जो इंसानी प्रवृत्ति में मूल रूप से पनपती हैं। कभी वो उनके पार पा जाता है, उन इच्छाओं को, आशाओं को जीत लेता है, कभी रह जाता है। सर किताब में एक लाइन है कि रात की नीरसता और अकेलापन मोहब्बत को माकूब हवा देते हैं, जो शायद जी, युवाओं जी। के ज़हन तक गई है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप देखिए, जब इंसान जो है किसी से मोहब्बत में होता है, किसी से भी प्यार में होता है, तो उसका जितना भी वक़्त है, जितनी भी एनर्जी है, वो सब एक ही दिशा में चैनलाइज़ होती है, एक ही दिशा में डायरेक्टेड होती है। उसमें जी, कहीं भी इफ एंड बट कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। उसका जितना भी धन, ऊर्जा, समय जो है, सब एक ही जगह रहता है और मन बिल्कुल केंद्रित रहता है। उसके सामने जो भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं, डिस्ट्रैक्शन, डाइग्रेशन या हिंदी में कहें तो उसके ध्यान भंग करने वाली जो चीज़ें आती हैं, वो
जो भी आती हैं वो उसको क्षणिक भर के लिए इधर उधर के लिए डिगाती हैं, हटाती हैं अपने केंद्र से। मगर जैसे जैसे रात आती है, तो रात में जी। क्या है कि सब लोग अपने अपने घर निकल गए, यार मित्र दोस्त सब निकल गए, स्कूल कॉलेज बंद हो गया, नौकरियां जी। बंद हो गई, आदमी अब अपने बंद कमरे की तरफ बढ़ता है, उधर रात चढ़ रही होती है, उधर प्रेम चढ़ रहा होता है। तो रात की जो नीरवता है, नीरवता माने जो शांति है, रात की नीरवता और क्या था अकेलापन। दूसरा, और अकेलापन, हाँ। और मोहब्बत को मासूम है। अगर आपके साथ में कोई है नहीं और दूसरा आपके कमरे में या घर में जो आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर बटाए या भगाए, तो बस फिर तो ये समझिए कि मोहब्बत को परवान चढ़ाने की माकूल दे रहे हैं। अब आप एक एक बिंदु जो है बिल्कुल रख सकते हैं। उस जमाने में भी समझिए मोबाइल फोन नहीं था, मतलब हम लोग तो उस दौर से गुजरे हुए हैं जब मोबाइल फोन नहीं था, जब कुछ भी नहीं था। अभी तो आदमी जो है फेसबुक से भी फोटो निकाल लेता है और सोशल मीडिया पे कांटेक्ट भी कर लेता है, मोबाइल फोन में भी कर लेता है। तब कांटेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट था। तब फेसबुक वगैरह नहीं था तो किसी के पास फोटो वगैरह भी नहीं होते थे। मतलब तब भी ऐसे ही होता था, आदमी अपने ही कमरे में बैठा हुआ ख्यालों में गुम बस सोचता जा रहा है कि ऐसा करना है, कल वैसा करूंगा, परसों ऐसा मिलूंगा, नरसों उसको ऐसे देखूंगा, वट एवर वट एवर। तो कहने का मतलब ये है कि ये अकेलापन जो है वो आदमी को बिल्कुल अपने उस पे फोकस कर देता है, मोहब्बत पे। जी सर शायद इन्हीं पंक्तियों के कारण दर्शकों के भीतर तक गई। जो पाठक थे उन्होंने उस किताब को इतने चाव से पढ़ा, उसे बखूबी सराहा। सर मैं पूछना चाहूंगी कि और किन तो ये ये, दोनों ही जी। हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए। नहीं सर प्लीज। मैं कह रहा हूँ जो ये कहानी है ना, पहली वाली, जी। ये बहुत लोगों को पसंद आई ये कहानी। ये कहानी लव की भी है, लस्ट की भी है। इसमें तेरी दीवानी नाम है इसका शीर्षक। लव भी है इसमें, लस्ट भी है। मतलब लव जो है लड़की का है, लस्ट लड़के का है। लड़के का लस्ट भी है, लव भी है। मतलब बड़ा कॉमन सा है और बहुत कई बार बड़ा डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है कि लव कहाँ शुरू होकर के। देखिए लस्ट बहुत बहुत सिंपल होता है, लस्ट तो बिल्कुल डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन लव में कब लस्ट आ जाता है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लव एंड लस्ट समटाइम्स आर मिक्स्ड, एंड लस्ट ओनली इटसेल्फ इज वेरी डिफरेंट, और वो बहुत जल्दी पहचान में आता है। लोगों की आंख देख करके पहचान में लेते हैं लोग। कहते हैं स्त्रियों को तो ये गुण भी है कि वो आदमी के शक्ल और आंख देख करके जान जाते हैं। तो इस कहानी में अ, जो लव है वो बहुत दिनों तक स्त्री का जो है बना रहता है। और जो लव है वो एडोलसेंट लव नहीं है इस कहानी में। वो एक मेच्योर लव है, और एक यूं समझिए 35-35 साल की वय का दिखाया गया है उसमें कैरेक्टर्स को जो है। तो काफी लोगों ने पसंद किया है, और बहुत ढेर सारे पसंद करने वाले लोग वो हैं जो मिड एज में हैं। मतलब जो नई एज में हैं वो तो कम पसंद करते हैं, लेकिन जो मिड एज में है, मतलब 35, 40, 45, 50 तक, उन लोगों ने काफी पसंद किया उसे। संजू दांगी जी जुड़ी हैं हमारे साथ। अमृता सोनी जी आपका अभिवादन कर रही हैं। लिख रही हैं कि सोशल साइट से दूर रहना बेटर होगा क्या, और आपकी बात में सहमति व्यक्त कर रही हैं। अच्छा अच्छा, सोशल साइट से दूर होना किस सेंस में बेटर होगा, ये मैं क्लियर वो नहीं हो आपकी पाया। वो शुरू वाली बात को बोल रहे हैं कि आज आप जब आपने शुरुआत की थी ना कि अब सोशल साइट्स आ गई हैं तो लोग देख लेते हैं, उसमें समय हाँ चला हाँ, जाता है, तो उस बात पे अपनी नहीं नहीं प्रतिक्रिया दें। नहीं नहीं, मेरी नजर से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब आप अगर एक कमरे में बंद नहीं रह सकते हैं तो फिर समाज में क्यों बंद रहेंगे। जब आप अपने घर से बाहर दुकान, सड़क, शहर और गांव घूमने निकल रहे हैं तो सोशल साइट पे ही क्या समस्या है। आप बस केवल अपनी मुझे शायद सर की आवाज नहीं आ रही है या कुछ नेटवर्क एरर हो रहा है। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी सर, रिकनेक्ट करिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। सर मैं एक बार और रिपीट करूंगी, प्लीज रिकनेक्ट करिए। नेटवर्क इश्यूज हर जगह ही हैं, और ड्यूरिंग लाइव सेशंस हम नहीं कह सकते कि कब कैसी समस्या आ जाए, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हैं। अचानक से कब क्या समस्या आ जाए किसके साथ, बिल्कुल नहीं कह सकते कुछ भी। सर बता रहे थे कि कैसी उनकी किताब है, कैसा उनका परिसर है, तो वास्तविकता है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने लिखी है अपनी किताब। बहुत खूबसूरत व्याख्यान किए उन्होंने हर किरदारों के, चाहे वो चित्रा हो, विनीत हो, साधना हो। सर शायद अवेलेबल है हमारे साथ अब। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई जब तक सर मैं इंटरनेट खुद ही कनेक्शन। आपकी किताब के बारे में दर्शकों को, जुड़े लोगों को बता रही थी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, हमें लगता है मेरे यहाँ से इंटरनेट भी बीच में डिसरप्ट हो जाता है। अभी मैं एक्चुअली कोई दिक्कत ट्रांसफर नहीं। पाया आया हूँ बनारस। जी जी। तो अभी अभी सभी सुविधाएं मुकम्मल नहीं है यहाँ पे। सारी तो चीजें एक सी नहीं हो पाई सीरीज में। हाँ हाँ, सर आप बता रहे थे कि जब जी सोशल जी, मीडिया की बात पर आप प्रतिक्रिया दे रहे थे अपनी। मैं ये कह रहा था कि सोशल मीडिया पे आदमी को अपनी गुनाहें सीमाएं पहचानना चाहिए। और इससे भी ज्यादा जरूरी है, खास करके लड़कियों को, कि उन्हें ये जानना चाहिए कि सोशल मीडिया के क्राइम्स कौन से हैं और बिल्कुल उनसे वो सर। कैसे अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं यूज करने के पहले, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कुछ और हो। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग ट्रैप हो रहे हैं। और बहुत ज्यादा लोग ऐसे लोगों से भी ट्रैप किए जा रहे हैं कि जो उन्हें बहला फुसला करके बिल्कुल सर। मोहब्बत में या किसी उसमें फंसा लेते हैं और फिर मिसयूज करते हैं उनके, चाहे चैट्स को मिसयूज करते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट को, चाहे वीडियोज को, चाहे किसी ऐसी चीज को। तो कृपया उस बारे में जागरूक रहें। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, बहुत काम की बात बताई आपने। और जिस पद पर आप हैं उसमें आप रोज ही ऐसे कई किस्सों से, लोगों से रूबरू होते होंगे। जी सर जी। मेरा अगला प्रश्न था कि कितना मंथन, क्योंकि दर्द मांझता है हम पर हम जाएं, या हम जाएं दिल है छोटा सा, दोनों ही किताबें बखूबी लिखी हैं, बहुत सुंदर विवरण है दोनों में, चरित्रों का, अलग अलग घटनाओं का विवरण बहुत यथार्थ है। तो सर कितना मंथन करना पड़ा आपको, कितनी किताबों से आपको गुजरना पड़ा, कितनी किताबें पढ़नी पड़ी? जो ये किताबें हैं, दर्द मांझता है और दिल है छोटा सा, इन किताबों को लिखने के लिए मुझे बहुत ढेर सारी किताबों को नहीं पढ़ना पड़ा। उसमें जी से जी। बहुत ढेर सारा मुझे ऐसा, माने रिसर्च मटेरियल टाइप से नहीं लेना पड़ा, क्योंकि ये कहानियां हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं, जिनका मटेरियल हमारे मित्र, दोस्त, खुद अपनी जिंदगी से, अखबारों से, इन सब से मिल जाता है। जी और मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, कुछ कहानियां उससे रिलेटेड भी हैं, तो वो बिल्कुल स्वतः सर। ही मेरे अनुभव से मिल जाती हैं, क्योंकि मैं यहाँ ही काम करता हूँ। जो परिवेश उसमें लिए जाते हैं, वो अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस जगह के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हूँ, उसी जगह का परिवेश लूँ, जिससे वो वास्तविक भी लगे कहानियां। तो कहानी हो सकता है मुझे अखबार में या किसी मित्र ने बताई हो कि वो जो है घटी तो झांसी में है, या ग्वालियर में है, या सागर में है, पर मैं उसको लिख रहा हूँ दिल्ली के सेटअप में, क्योंकि मैं जी दिल्ली को जानता हूँ, मैं वहां रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मैं उसके सेटअप में लिखूंगा, या लखनऊ में लिखूंगा, या बनारस आ गया हूँ कुछ दिन यहाँ रह लूंगा, तो हो सकता है बनारस के सेटअप में भी लिखा करूँ। तो ये जो है एक वो है। जब भी कोई बुक ऐसी आएगी, जैसे जो मेरी अगली किताब है, उसके लिए मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी है। तो वो हम सेपरेटली उस बात पे डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी ये दोनों किताबें रिसर्च बेस्ड नहीं है, ये सामाजिक है, तो समाज में आपको इमोशंस पे ज्यादा प्ले करना पड़ता है, बजाय कि रिसर्च पे, जिसमें ज्ञान ज्यादा नहीं मिलता है। ये आपको खाली दहल सहलाता है, दुलराता है, दुखाता है, प्यार करता है, गुस्सा दिलाता है, ये वो है। ये आपको उसमें कुछ ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। जी सर। सर हम बात मैं कर रहे हैं, थोड़ा अब आप बता रहे मैं हैं। थोड़ा आपगोई से बता देता हूँ अपने बारे में, अपनी किताबों के बारे में भी, पर आप मोटे तौर पे आप मानिए कि लगभग सभी ऐसी ही होती हैं किताबें, या तो वो ज्ञान परक होंगी या इमोशन भाव परक होंगी। तो मतलब मैं थोड़ा स्पष्टता से बता देता हूँ समझने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि अपनी किताबों की बुराई कर रहा हूँ या उनसे असंतुष्ट हूँ। एक्चुअली वो बहुत अच्छा कर रही हैं,
और बहुत ज्यादा पढ़ी गई हैं। कम से कम मेरी दोनों किताबें तो, दूसरी किताब थोड़ी सी लॉकडाउन की वजह से उसकी कम पब्लिसिटी हो पाई, नहीं तो जिन भी लोगों ने पढ़ी उन्होंने काफी अप्रिशिएट की है। सर आपने बहुत खूबसूरत लिखा है, और मैं बताना धन्यवाद। चाहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। सर मैं बात करती हूँ कि बनारस की, आप बता रहे थे बनारस में हैं आप, तो सर बनारस की अपनी खूबसूरती है, अपनी छटा है, अलग अलग घाट, गंगा मैया के किनारे का सुकून। सर क्या कहना चाहेंगे बनारस के बारे में संक्षिप्त में? बनारस जो है बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुराना शहर है। सभ्यता नहीं, बहुत मतलब अब सभ्यता जैसा वर्ड जो है, जो ऐतिहासिक सेंस में यूज होता है, वो नहीं है। लेकिन चलिए दूसरे अंदाज में कहते हैं कि बनारस सबसे पुराना बसा हुआ शहर है। जी। तो इस इतिहास से बनारस में आना अपने आप में एक अनुभव है। ये देखने, जानने, समझने और कहने के लिए कि साहब जो हमारी भारत भूमि पर जो सबसे पुराना शहर है, वहां हम रह के आए हैं, वहां हम देख के आए हैं, उस धरती को पूरा नाप के आए हैं। लेकिन मैं बनारस अभी शहर के अंदर 2 बार गया मुश्किल से। जी। तो जो शहर है वो ऐसा बसा हुआ है कि उसमें बहुत ढेर सारी गलियां हैं, और उस गलियों उन में। गलियों में हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। तो बनारस में रमने के लिए ना थोड़ा ठहरना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा मन लगाना पड़ता है यहाँ पे। अगर आदमी ऐसे आए, जैसे मैं अभी लखनऊ से आया हूँ, तो अच्छी चौड़ी सड़कें, अच्छा कंट्रोल और ट्रैफिक का, तो यहाँ आया आदमी थोड़ा सा उदास हो सकता है, दुखी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है, यार कहाँ से कहाँ। परंतु ये जिंदगी का फेज है, बजाय कि आदमी को दुखी होने के, उसमें थोड़ा मन लगाना चाहिए, कुछ दिन बाद अच्छा लगने लगता है, और फिर उसकी अपनी एक अलग खूबियां होती हैं, वो उभरने लगती हैं। तो वही हाल बनारस का भी है। जैसे मैं घाट पर गया तो गंगा आरती देखने में गया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, वहाँ बैठे ढेर सारे लोग जो है सामने, और घाट पे और सामने नदी में, उस पे नाव पे बैठ करके गंगा आरती देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सब लोग ध्यान मग्न हैं, और घंटे बज रहे हैं, और भजन गाई जा रही है, तो बहुत सुंदर लगा। अभी मैं गंगा नदी के उस पार तक नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि मुझे आए आए कुल अभी 1 ही हफ्ता हुआ है। परंतु मुझे उम्मीद है कि मैं उस पार जाऊंगा तो थोड़ा पिकनिक वाला भी माहौल मिलेगा मुझे। बिल्कुल सर। और ओवरऑल जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सर धन्यवाद इतने अच्छे अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ। सर मेरा अगला प्रश्न है कि ये जो आपकी किताब है दर्द मांझता है, उसमें आपने रेलवे के लिए बहुत कुछ लिखा है, रेलवे को लिए, चूंकि आप खुद स्वयं शायद रेलवे पद पर कार्यरत हैं, वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, तो उसमें आपने कमीशन खोरी का जिक्र किया है, ठेकेदारी का जिक्र किया है। तो सर क्या वास्तविकता में पाते हैं आप इस तरीके का कुछ, इसीलिए आपने किताब में ऐसा विवरण किया, या ये एक काल्पनिक है, या मिलता जुलता है, मिश्रित है? जो देखिए, बहुत पहले से हम लोग कहीं निबंध उबंध भी लिखते आए हैं इस विषय पर। साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसे ही आपने भी सुना होगा। तो जो कुछ भी साहित्य में लिखा जाता है, वो जब तक समाज का दर्पण ना हो तब तक उसे पसंद भी नहीं किया जाएगा। और साहित्य का सेंस भी तभी है जब वो समाज को आईना भी दिखाए। आईना आईना दिखाए एग्जैक्टली नहीं, बट आईना हो उसका, देखे या ना देखे आपकी अपनी समझ है। मैं आईना बन के खड़ा रहूंगा, आपको अपना चेहरा देखना है देखिए, नहीं देखना है चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो उसमें लिखा गया है, जैसे करप्शन वाली स्टोरी है, अभी राजकाज, राजकाज उसमें स्टोरी है, दर्द मास्ता में है, जिसमें करप्शन पे लिखा गया है। और ऐसा होता है रेलवे में ही नहीं, रेलवे के बाहर भी होता है। तो वो बात बिल्कुल सही है, उसमें जिस तरह लिखा गया है, थोड़ा बहुत उसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, या घटना की नाटकीयता के लिए थोड़े बहुत उसमें लिबर्टी ली जाती है, पर वो ऐसा होता जी। है, कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल सर। सर बात कर की आपने भी साहित्य की, तो साहित्य में अगर हम चलते, तो जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है या जाना है, बचपन से आपने कादम्बरी, सरिता, सरस सलिल, ऐसी कई पुस्तकें कभी उधार लेकर तो कभी खुद के पैसों से खरीद कर पढ़ी है सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और सर वो आज इतना आप शौक इतने पढ़ने का जी। शौक था, तो सीधी सी बात है, हम शौकीन थे पढ़ने के, तो इंटरचेंज भी करते हैं किताबें। पहले किताबें बदलना एक अलग वो होता था, शौक होता था, तुमने ये पढ़ ली हमको दे देना, हमसे ये ले लेना।
सर वहीं अगर हम आज की पीढ़ी को देखते हैं, आज की युवा पीढ़ी को देखते हैं, तो लोग आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं कि हम्म। तुमने ये सीरीज देख ली तो मुझे दे देना। तो कितना साहित्य से अछूतापन पाते हैं, कितनी भिन्नता पाते हैं, कितना गैप पाते हैं, अंतराल पाते हैं इन दो पीढ़ियों में, इस जो एक बीते दशक में जो एक अंतराल आया है उसमें। जो पहले माहौल था और जो अभी है उसमें बहुत बदलाव आ गया है। आपने एक बिल्कुल दशक में ही। आपने बिल्कुल ऐसा पॉइंट पकड़ लिया है जो क्या कह सकते हैं, आज की चिंता का जो है बहुत ही सामयिक विषय होना चाहिए। आज के लोगों की चिंता का सामयिक विषय होना चाहिए। अब अगर हम उसको बहुत ब्रॉड सेंस में बात करते हैं तो आप देखिए कि जब जिस उम्र की में मैं था और जबकि आप बात कर रही हैं तो उस वक्त जो है सोशल मीडिया भी नहीं था और टीवी के अलावा और रेडियो के अलावा कोई और माध्यम भी नहीं था जहाँ पे हम अपने को एंटरटेन कर सकते थे। तो कहानी उपन्यास हमारा एक बेसिकली माध्यम था जहाँ पे हम अपने को एंटरटेन कर सकते थे। तो अब जो है हमारे पास एंटरटेन करने के और भी बहुत मीन्स हो गए हैं, जिसमें सोशल मीडिया जिसको आप व्हाट्सएप फेसबुक कहेंगे वो भी है, जिसमें वेब सीरीज भी है, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वो भी है, और इन पे अवेलेबल जो चीजें हैं वो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी हैं, मतलब ऑडियो वीडियो फिल्म वेब सीरीज सब सब तरह के फॉर्मेट में भी है। तो अगर मोटे तौर पे आप देखें तो बात अभी भी अपनी ही जगह है, वो दरअसल बदली नहीं है। पहले भी आप कंटेंट देख रहे थे, अभी भी आप कंटेंट देख रहे हैं। पहले आप कंटेंट पढ़ रहे थे, अब आप कंटेंट देख रहे हैं। जी। और अगर एफर्ट के हिसाब से आप देखें तो विजुअल चीज में एफर्ट सबसे कम है, ऑडियो में उसके बाद है, और पढ़ने में उससे ज्यादा है। तो मतलब मेहनत जो है पढ़ने में ज्यादा है। आप जी सर। अगर उसमें देखें तो अब जो है सीधी सी बात ये हुई कि सब आदमी वही काम करना चाह रहे हैं जो सबसे आसान है। अच्छा, अगर ग्राह्यता की बात करते हैं, माने आपको कितना एब्जॉर्ब कितना होता है ये सब चीजें, तो मुझे जैसा समझ में आ रहा है कि देखी हुई चीज की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, उसके बाद जो है सुनी हुई चीज की है, उसके बाद पढ़ी हुई चीज की है। तो मतलब वो देखिए ये भी जो है फेवर करता है हमारे को वेब सीरीज और फिल्म देखने के लिए। मतलब देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। अगर आप मेरे को ताजमहल दिखा दें तो ज्यादा मैं उसके बारे में याद रखूंगा बजाय कि अगर मेरे को ताजमहल पढ़ा दें तो माने सारे फायदे जो है वो उसी तरफ हैं। अब अब जो है जो पढ़ना है ना वो घाटे का सौदा है। लेकिन एक बात खाली डिफरेंट है, जी। एक बात डिफरेंट, वही इस बात को भी करती है। जब आप देख रहे होते हैं तो वो दुनिया दूसरा बनाता है, जब आप सुन रहे होते हैं तो भी वो दुनिया कोई दूसरा बनाता है आपके लिए, आपने देखा है क्यों। लेकिन बहुत जब सही आप पढ़ सर। रहे होते हैं ना तो आप दुनिया खुद बनाते हैं। खुद की भले बनाई हुई लेखक दुनिया। भले लेखक बहुत प्रयास करता है कि वो आपके लिए दुनिया बना दे, लेकिन वो कितना भी प्रयास करे वो दुनिया आप बनाते हैं। उसने खाली जो है एक तरह से मोटे मोटे स्केच दिए होते हैं, उसके रंग आप भरते हैं उस वक्त। बिल्कुल सर। और आपके पास जो है वहां पे ठहरने का भी वक्त है कि आपको पसंद आया कि रात की नीरवता और अकेलापन मोहब्बत को माकूल हवा देते हैं, तो आप 5 मिनट आराम से उस पर सोचिए, रुके रहिए, अपने सारी मोहब्बतों को याद कर लीजिए, सारी रात की नीरवता को अपने आप आंखों से देख लीजिए, अकेलापन को महसूस कर लीजिए। ये सुकून आपको वहां नहीं मिलेगा, ऑडियो पे और वीडियो पे नहीं मिलेगा। वहां तो आपके सामने हो तो आगे निकलता रहेगा, आप रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप जब खत्म हो जाएगा तब आप सोचेंगे कि हाँ, अरे ये तो ऐसे ऐसे हुआ था, वो तो ऐसे हुआ। तो अब जो व्यक्ति पढ़ेगा वो जब इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएगा, जब उसके पास इतना वक्त होगा कि वो माने ठहर कर चीज को महसूस करना चाहे और अपने अंदर से एक दुनिया खुद की बनाना चाहे, वही आएगा पढ़ने की तरफ में, नहीं तो लोग नहीं आएंगे। बिल्कुल सर, ठहराव जिसे पसंद है वो साहित्य से जुड़ेगा। जी जी।
सुकून जिसे पसंद है। सर बहुत लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। श्वेता मैडम नमस्कार बोल रही हैं आपको, विशाल यादव जी जय हो बोल रहे हैं, स्वागत है। वीरेंद्र जी विशाल का जय वेलकम हो। बोल रहे हैं। विशाल का जय सर हो तक कलाम हो गया लगता है। सर विशाल शायद 20 साल के हैं, एडोलसेंट एज में, टीनेज जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। प्रश्न भी हाँ, उनका उसी एडोलसेंस से भरा है कि प्रेम पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? प्रेम पर क्या टिप्पणी है, ऐसा तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रेम अच्छा है कि खराब है, प्रेम का नाम सलमान खान है कि प्रेम चोपड़ा है। इस सवाल को मैं किस तरह से लूं भाई? सर पहले ये विशाल की तो जितनी स्पष्ट उम्र है उस तरीके से। विशाल भाई, जो आपकी उम्र है उस हिसाब से आपको जो है प्रेम का दो चार जो है टेस्ट कर लेना चाहिए। एक टेस्ट से कहानी बनेगी नहीं पूरी, इसलिए दो चार स्वाद लीजिए, दो चार रिजेक्शन लीजिए पहले आप। मोहल्ले से शुरू करके कॉलेज तक जाइए, दो चार बार रिजेक्ट होंगे तब आपको एहसास होगा कि भाई ये इतना जो है गरम पराठे पे पिघलता हुआ मक्खन नहीं है, ये भी कांटों भरा है। जो जो भी सर आप बहुत सोचते होंगे बहुत आसानी से मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सर बहुत सही जवाब दिया विशाल को आपने। शायद ये जवाब हम नहीं पिरो पाते, हम अपने शब्दों में जवाब को कभी नहीं पिरो पाते। सर अभी आप बता रहे थे कि जो इंसान साहित्य पढ़ता है वो अपनी आसपास एक अलग दुनिया बनाता है, तो सृजन करने का जो माध्यम है वो साहित्य है। इससे मैं ये समझ सकती हूँ, अगर आप जी। सोचते हैं कि आप सृजन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सुकून पा सकते हैं, तो आप साहित्य से जुड़े। सर मैं बात करूंगी चित्रा की। चित्रा हम्म। एक चुलबुली चुलबुली सी लड़की जो सबका चित्त अपनी ओर आकर्षित करती है। चित्रा और हम्म। शशांक का प्रेम भी संयोग वियोग से चलता हुआ एक चक्र, पर अंत सर मुझे थोड़ा सा दुखी कर गया। अंत में हम्म। चित्रा या फिर ऐसी कई, उसने अपने आप को नितांत अकेला पाया, नितांत अकेलेपन में चित्रा की कहानी का अंत हुआ। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि जो जीवन है ना, ये विविध रंगों से भरा हुआ है। अगर मेरा जी। फेवरेट रंग जो है लाल है तो मुझे काला भी मिलेगा, सफेद है तो मेरे सफेद दामन पे भी काले मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरा लाल है तो हो सकता है किसी का हरा भी हो, किसी का पीला भी हो, किसी का नीला भी हो। तो जो मुझे बहुत पसंद है वो जरूरी नहीं दूसरे को पसंद हो। और दूसरी बात, जो मुझे पसंद है वही हमेशा मिले, ये जरूरी नहीं है। मुझे चोटें भी मिलेंगी, मुझे कचोटें भी मिलेंगी, मुझे दर्द भी मिलेगा, मुझे दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। तो मुझे सब कुछ से गुजरना होगा। तुम हमारी कहानी भी वो अनुभवों का केवल एक टुकड़ा होती है। लोग कहते हैं उपन्यास कहानी में फर्क इतना ही है कि उपन्यास में कैरेक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं, इवेंट्स ज्यादा हो सकती हैं। कहानी में क्या है, कैरेक्टर्स कम होंगे और इवेंट्स भी कम होंगे। तो जो हमारी कहानी है ना, वो भी एक टुकड़ा है अनुभव का। तो हो सकता है कि चित्रा का जो है अनुभव जिंदगी में ये वाला ऐसा ही होना था, दुखदाई होना था, और उसको मैंने लिख भी दिया। नहीं सर, हो मेरा सकता है जो चित्रा का एक, अगला अनुभव जो है अच्छा हो सकता है पिछला अच्छा रहा हो। नहीं सर, मेरा विचार जो था चित्रा को लेकर, कि चित्रा का जब परिचय हुआ तो वो एक हम्म। पहाड़ चढ़ता सा सुंदर परिचय, सुंदर व्याख्यान, और फिर अंत एकदम ढलान भरा, यतांत अकेला। तो वो मेरा ध्यान चित्रा खींच गया। चित्रा जो है सुंदर चुलबुली लड़की थी। फिर वो किसी ऐसे के प्यार में पड़ गई जिसका ऑलरेडी कहीं कमिटमेंट हो गया। फिर कमिट करने वाला भी उससे प्यार में आ गया, फिर दोनों प्यार में आ गए। फिर उनकी मजबूरी हो गई कि वो पुराने कमिटमेंट को उन्हें निभाना पड़ा। फिर वो चले गए, फिर धीरे धीरे जो है वो भूल गए चित्रा को। तो पर चित्रा नहीं भूली। ये शायद जो है पुरुष और स्त्री के मनोविज्ञान का भी फर्क है। इतने वर्षों वास्तविकता में में। मुझे इतने वर्षों में ऐसा अनुभव भी हुआ है कि पुरुष और स्त्री के मनोविज्ञान में एक ये भी डिफरेंस रहता है कि पुरुष का जो किसी को याद रखने का जो समय है वो शायद कम होता है और स्त्री का कुछ ज्यादा होता है। माने अगर समय के स्केल पे कहें तो किसी के लिए आदमी शायद 1 साल तड़पता है, औरत शायद 5 साल तड़पती है।
ऐसे अनुभव से, मतलब ये पक्का पक्का नहीं कह सकते, पर ऐसा ऐसा कह रहा हूं मैं कुछ माने सामान्य डेटा के हिसाब से, जैसा जैसा मैंने ग्रहण किया लोगों से बातचीत के अनुसार। तो वही हाल चित्रा का हो गया कि वो 5 साल तक तो उसे नहीं भूली, वो बंदा 1 साल में भूल गया उसको। फिर किन्हीं वजहों से उसको याद आ गया। जब याद आ गया तो उसके अंदर फिर से जो है व्याकुलता हो गई कि अब जो है चित्रा को मिला जाए। और उसके बाद जो जो हुआ, और फिर वो चित्रा को अकेला छोड़ के चला गया। तो कहानी तो अनुभव का, मैंने पहले ही कहा ना कि अनुभव का एक अंश है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि चित्रा उसके बाद जिंदगी भर दुखी रही होंगी, क्या पता चित्रा भी खुश हो गई हो, क्या पता उनके पास फिर से वापस भी आया हो शशांक। अब तो मैंने उसका पूरा उपन्यास तो नहीं लिखा ना। तो हमने उनकी जिंदगी का एक टुकड़ा उठा के लिख दिया, उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या था, कौन जानता है। बहुत शानदार सर। सर क्या हर स्त्री के भीतर एक चित्रा है? आप अपनी कलम से क्या कहना जी चाहेंगे? जी जी, हर आदमी के भीतर एक शशांक है और हर स्त्री औरत के भीतर एक चित्रा है। चित्रा जिसको, मुझे जितना मैंने मनोविज्ञान को समझा है उसके अनुसार ये है कि औरत ने जिसको चाहा है उससे वाकई बहुत मदे शिद्दत से चाहा है और उसको ज्यादा दिन तक याद रखा है। बिल्कुल सर। आदमी के सर बहुत बनिस्बत अच्छी। जो है ये, आदमी के बनिस्बत ये मैं तुलना कर रहा हूँ कि उसने ज्यादा दिन तक याद रखा है। जी सर, धन्यवाद सर। सर विशाल जी धन्य हो कह रहे हैं आपसे। हीरा सर जुड़ गए हमारे साथ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो हमारा सेशन। कह रहे हैं शानदार चल रही है बातचीत। बहुत अच्छा। सर इसके बाद मैं बात करूंगी, किताबों से ही रिलेटेड बात कर रही हूँ सर, मैं उन्हीं से जुड़ी हुई, जितना मैंने पढ़ा अनुभव किया। शायद कम हो, जी। मेरा आंकना कम हो, मेरी समझ कम हो हमारा उन तक जाने की। हमारा आज का डिस्कशन बहुत डिफरेंट है। अब तक मैंने जितने इंटरव्यूज दिए वो बड़े सीरियस थे। वो सारे ज्यादातर जो है हमारे सिविल सर्विसेज और उस सब को लेकर के रहे। किताबों तक तो लोग पहुंचे ही कम। पर ये अच्छा है इंटरव्यू। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं सर, आई कैन हियर यू प्रॉपरली नाउ। बीच में मुझे ओके ऐसा लगा ओके। कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। नहीं, मैंने सर ये कहा था इंग्लिश। बीच में, मैं दोबारा दोबारा बोल दूं क्या जो मैंने कहा बीच में? सर आप बोल रहे थे कि आपको आज का सेशन आप एंजॉय कर रहे हैं, अलग है थोड़ा सा हाँ सेशन। हाँ, आज का सेशन अच्छा है। आज का सेशन जो है बुक को लेकर के है, स्टोरीज को लेकर के है। इसके पहले जो भी मैंने इंटरव्यूज दिए, लाइव सेशंस किए, उसमें ज्यादातर मेरी पब्लिक लाइफ को लेकर के रहे, सिविल सर्विसेज को लेकर के रहे, इन सब को लेकर के रहे। तो वो बहुत गंभीर टाइप के क्वेश्चंस होते थे। जैसे पिछले जी। जो है जो मैंने दिए थे सरल भारत न्यूज पे, उसमें बहुत ही गंभीर क्वेश्चंस थे, एथिक्स के थे, मोरालिटी के थे, सिविल सर्विसेज के चैलेंजेस को लेकर के थे। तो जी। मतलब वो भी अच्छे लगते हैं, जो माइंड को चैलेंज करते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। पर कभी कभी जो माने थोड़ी लाइटर सेंस में भी बातें हैं वो भी अच्छी लगती है। तो आज का सेशन मैं एंजॉय कर रहा हूँ बिना किसी प्रिपरेशन के। थैंक यू सर। सर आपने अपनी किताबों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का मिश्रण प्रयोग किया, चूंकि ये जी। भाषा को सहज बनाता है, आसानी से पाठकों तक, पाठकों के भीतर पहुंच पाता है, उन्हें आपसे जोड़ पाता है। क्या यही कारण था उसका? अब इसके कई कारण हैं, कुछ मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं जब कहानी लिखता हूँ तो कोशिश ये रहती है मेरी कि कहानी के पात्र जिस भाषा में बोलते हों उसी भाषा में लिखा। तो अगर वो कहानी के पात्र शहरी हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो अवश्य है कि वो भाषा में अंग्रेजी हिंदी मिक्स बोलेंगे जी। और उनकी भाषा बिल्कुल अलग होगी। तो मैं वहां पे अंग्रेजी हिंदी मिक्स लिखता हूँ। अगर वो जो है गांव के हैं तो मैं वहां पे उनमें देशज शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। खास करके मुझे अवधी आती है, भोजपुरी थोड़ी बहुत आती है, बिहारी, तो मैं उसका टच उठाता हूँ वहां पे। और अगर जो है मतलब ये 2-3 तरह के करेक्टर होते हैं। अगर सरकारी टाइप के हैं तो उसमें मैं ब्यूरोक्रेसी के वर्ड्स भी लेके आता हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत टिपिकल वर्ड्स होते हैं वो भी मैं लेके आता हूँ वहां पे, जिससे कि वो माहौल बने कि हाँ ये वाकई अपनी चरित्र को जी रहे हैं। अब इसमें एक बात और है कि कई जगह पे मैं हिंदी के शब्द इसलिए नहीं रखता हूँ, मैं वहां रख सकता हूँ।
बहुत सीधा सा उदाहरण देते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की जगह मैं विश्वविद्यालय लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है विश्वविद्यालय से मजा नहीं आता जो उस बात को यूनिवर्सिटी लिखने में आता है, क्योंकि बिल्कुल सर। लड़के भी नहीं बोलते विश्वविद्यालय कि मैं विश्वविद्यालय जा रहा हूँ, वो भी कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो जो चीज बिल्कुल कोई सर। कह नहीं रहा है मैं उसको प्रचलन, मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैं भाषा का बिगड़ा उठा के नहीं चल रहा हूँ, मैं कहानी एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहा हूँ, नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ। और उसी वक्त जो है मैं भाषा की समृद्धि के लिए भी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं केवल शुद्ध भाषावादी नहीं हूँ कि मैं तो जो कुछ भी लिखूंगा बिल्कुल शुद्ध लिखूंगा और बहुत भाषा के प्रति ऐसा रुख रखूंगा कि इसमें एक भी शब्द किसी और भाषा का ना आने पाए। ज्यादातर मेरी कोशिश जो है ये होती है कि मैं, अगर गांव के हैं तो गांव में उर्दू जैसे शब्द भी बड़े कॉमन होते हैं, उर्दू के भी शब्द कॉमन भी चलते हैं, तो मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये सब कारण है जिस वजह से मैं जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स यूज करता हूँ। और आपको जहाँ कहीं भी मेरे कैरेक्टर्स गांव के होंगे वहां आपको अंग्रेजी के एक भी शब्द नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाते हैं बिल्कुल तो सर। मेरी गलती से होंगे, चूक होंगे, नहीं तो आपको एक भी नहीं मिलेंगे। या वो मिलेंगे जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, जैसे हैवी, हैवी वर्ड है ना, वो गांव में भी यूज होता है कि हाँ बहुत हैवी है, जी। तो वो यूज होता है, वो ऐसा ही शब्द मिलेगा, कोई भी और शब्द नहीं मिलेगा। उतनी सजगता मैं बरतता हूँ कहानी लिखते वक्त। नहीं सर, ये सहजता ही है जो आपको आपके पाठकों से बखूबी जोड़ती है, मजबूती से जोड़ती है। और जब वो अपने आप को महसूस कर पाता है, बखूबी रूबरू हो पाता है आपसे। जी जी। सर मैं दूसरा एक और अंश उठाऊंगी आपकी किताब का ही, कि सर एक प्रिंसिपल या एक प्रोफेसर और छात्र के बीच भी आपने इंजीनियरिंग लाइफ को बखूबी परोसा है, क्योंकि शायद आप खुद इंजीनियरिंग से हैं। जी जी। एक संघर्ष दिखाया है उनके प्रेम के दौरान का, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सर इधर मैं रोकती हूँ अपने शब्दों को, आपसे सुनूंगी अब। होता क्या है कि यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो लोग टीचर्स आते हैं, बहुत सीएमटी, कनेक्शन परेशान कर रहा है बार बार, क्योंकि सर ने भी बताया कि वो अभी नई जगह पोस्टेड हुए हैं। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? सर सुन पा रहे हैं आप हमें? सर कृपया रिकनेक्ट करिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज रिकनेक्ट करें। बार बार टेक्निकल इश्यूज आना बहुत अलग बात नहीं है। नहीं आ रही सर की आवाज, मैं सहमत हूँ आपसे। सेशन रुक रहा है क्योंकि सर ने बताया कि फिलहाल ही वो नई जगह पोस्टेड हुए हैं। तो हालांकि दोनों ही किताबें सर की बहुत शानदार हैं, अलग अलग छोटी छोटी कहानियों का संकलन है, मजेदार किस्से हैं, मजेदार बातें हैं जो आपको नई जिंदगी से रूबरू कराते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानी हम में से, आप में से ही किसी एक की हो। छोटी छोटी कहानियों का रूप है उसमें। चाहे आप बात करें दिल है छोटा सा की, एक कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो चुलबुली है, नटखट है, और अंत थोड़ा अलग होता है उसका। और वहीं आप अगर करें दर्द मांझता है, तो दर्द मांझता है जो है वो ऐसी कहानियां हैं जहां हमें बाद में महसूस हो कि अरे ये क्या कर दिया हमने आगे आते आते, ये क्या कर दिया हमने समाज से होड़ लगाते लगाते, ये क्या कर दिया हमने दूरी बनाते बनाते, अपने अपनों से दूरी बनाते बनाते। इसी तरीके की कहानी है दर्द मांझता है में विनय की, साधना की, और उनसे जुड़े लोगों की। विनय जो है वो आगे चलते जाते हैं जीवन की आपाधापी में। सर सुन पा रहे हैं हम आपको? मैं आपकी ही किताब दर्शकों से साझा कर रही थी। सर सुन पा रहे हैं क्या आप? सर की आवाज शायद नेटवर्क या टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण नहीं आ पा रही है। तो सर और एक बहुत अच्छा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि समय नहीं है, समय कम है, आपाधापी बहुत है जीवन में, भागदौड़ बहुत है जीवन में, तो इससे ज्यादा क्या भागदौड़ होगी, मेरा प्रश्न उन लोगों से है।
कि आप सरकारी नौकरी पर इतने बड़े पद पर हैं, वरिष्ठ पद पर हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, फिर आप अपनी ही किताबें लिखें, उन्हें उतने ही अच्छे से दर्शकों के सामने परोसें हर किस्से को, हर कहानी को। आपको ऐसा लगे कि ये कहानी या किस्सा हम में से, आप में से ही किसी एक का है। तो साहित्य से जुड़ाव के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी बहाने को तलाशने की जरूरत है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास काम ज्यादा है, मैं ब्यूरोक्रेट से हूँ, मैं कॉर्पोरेट से हूँ। बहुत से तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब लोग जिंदगी की आपाधापी भागदौड़ में भी उस चीज को बखूबी अपनाते हैं, किताबों को बखूबी अपनाते हैं, जायके से पढ़ते हैं और किताबों को शौक से पढ़ते हैं। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, अभी सुना। मुझे लगता है फिर से बीच में गायब हो गया था मैं। जी सर। सर आप प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच की जो कहानी थी उस पर प्रकाश डाल रहे थे। हाँ, तो प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच वाला जो मैटर है वो इस तरह से है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आजकल 2001 या 2 के बाद ढेर सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, और फिर उनमें फैकल्टी की प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारे लोग जो ग्रेजुएशन करके आए वो 1-2 साल के अंदर ही वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर में रिक्रूट कर लिए गए। जी अब सर। आप सर बहुत सोचिए मजेदार कि कहानी लग रही है मुझे, वो याद आ अब रही है आप सारी सोचिए कहानी तो। कि जो प्रोफेसर साहब हैं जिनकी खुद की एज जो है 22-23 साल की है, जो 17 साल में उन्होंने 12th किया और 21 साल में बीटेक कर लिया और 22-23 साल में लेक्चरर बन के आ गए। अब जो ग्रेजुएशन में यूजी में स्टूडेंट आती है फर्स्ट ईयर की, उसकी एज भी मान लीजिए 17 से 18 साल है। 18 साल की यूजी की स्टूडेंट है और 21-22 साल के हमारे लेक्चरर हैं। अब वो पढ़ाने जाते हैं तो बहुत माने ऑब्वियस है कि उनका भी ध्यान जो है किसी खूबसूरत लड़की के पे टिक जाए आकर के। अब क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, उनको एग्जाम लेना है, तो वो हो सकता है कि वो अपने पास अपनी ढेर सारी शक्तियों का इस्तेमाल भी करना चाहें लड़की को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसा किया भी। लड़की ने अपने साथ के एक अमीर लड़के की तरफ देखा, तो वो लड़का भी उसको चाहता था। लड़की ने उसको भी कोशिश किया कि चलो ठीक है, लड़का तो अच्छा भी है, सुंदर भी है, भला भी है, अमीर भी है, सब कुछ, इससे ही बात बढ़ाई जाए। सर फिर आपकी आवाज आनी बंद हो गई। समस्याएं टेक्निकलिटीज में बहुत हैं। लाइव सेशंस में और ज्यादा समस्या जाती है क्योंकि हम सीधे तौर पर अपने मेहमान से जुड़े होते हैं। और बुरी बात आज के सेशन की यही है कि जब हम किसी दिलचस्प मोड़ पर अपनी बातचीत ले जाते हैं तभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। जब किसी दिलचस्प मोड़ पर कहानी पहुंचती है तो रुकावटें आ जाती हैं। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? समस्या बस यही है। बाकी जी सर। सर बहुत इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, बार बार आ रहा है ऐसा, तो दिक्कत मुझे नहीं मालूम था यहाँ से हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं सोच रहा था कि मोबाइल से ही कनेक्ट कर लूँ क्या। मोबाइल में भी कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। ज्वाइन विदाउट माइक एंड कैमरा आ रहा है। नहीं सर वो मत करिएगा, आप दिखना बंद हो जाएंगे हमें। सर वो बिना माइक वाला ऐड नहीं होगा यहाँ। ये शायद स्ट्रीम यार्ड की कुछ तकनीकी समस्या है। बिना माइक वाला ऐड नहीं होता, बिना कैमरे ऑन किए वाला। जी सर जी जी बिना जी, कैमरे ये ऑन किए आप ऐड नहीं हो पाएंगे इसमें। सर कोशिश करिए यहीं से बातचीत बढ़ाएं। सर प्रयास करते हैं हम यहीं से बातचीत अपनी कंटिन्यू करें, जारी रखें यहीं से सर। सर शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं या उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। खैर बहुत खूबसूरत डिस्कशन चल रही थी सर के साथ।
वास्तविकता है, समय का खेल है ये, चूँकि पढ़ाने वाले कम हैं, उच्च और योग्य, तो वैसे ही लोग सर जिस तरीके से बता रहे थे कि 22-23 साल का पढ़ाने वाला होता है और 20-21 साल के पढ़ने वाले होते हैं, और वो जो आकर्षण होता है समय का, उम्र का, उसको उसको सर ने अपनी कहानी दिल है छोटा-सा में रखा है, और खूबसूरत कहानियों का संकलन है। बहुत सी कहानी ऐसी हैं, मैं बात करूँगी अगर विनय और साधना की भी, तो नहीं हो पाएगा ये यहाँ से कनेक्ट सर। ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा सर, कैमरा ऑफ है इसीलिए शायद। कैमरे की ऑफ रखेंगे तो यहाँ कनेक्ट होना असंभव है। ऐसा मैंने कई बार और देखा है, एक बार और बता रही हूँ। विशाल जी लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य में विद्यार्थी की रुचि लगातार बढ़ रही है, तो वो कविताएं लिखने में अग्रसर रहते हैं। जी मुझे लग सर। रहा है बार बार प्रॉब्लम हो रही है, और क्या हो रहा है कि मोबाइल में भी कुछ सेटिंग के इश्यूज है। तो मैंने स्ट्रीम यार्ड पे पहले भी यहाँ पे लाइव किया है, किसी तीखर पे किया था मुझे लगता है, तो स्ट्रीम यार्ड तो इस पे चल रहा है, बट मोबाइल पे ये ओपन नहीं होने दे रहा है। इसमें कैमरा और वो कह रहा है ब्लॉक्ड है, वो ब्राउजर हैज ब्लॉक्ड। आई डोंट नो व्हाई इट इज सेइंग। सर वहीं से शुरू करते हैं सर जहां कहानी रुकी थी, संक्षिप्त तो में सुंदर व्याख्यान सर दर्शकों के लिए। तो उसमें लड़की ने एक लड़की ने और प्रोफेसर साहब ने दोनों ने एक एक चाल चली, और उसी चाल से जो है उनका जो है सारा मामला बिगड़ गया और जिंदगी उन सबकी तहस नहस हो गई। कहानी का नाम था कटी पतंग। तो लड़की ने भी चाल चली कि ऐसा करते हैं कि हम प्रोफेसर साहब को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहते हैं, बाकी अपनी कंटिन्यूटी जो है लड़के के साथ रखेंगे, अपने बैचमेट के साथ में। प्रोफेसर साहब ने समझा कि हम जो इनका बैचमेट है उसको जो है कैंची लेके काट देते हैं। तो उन्होंने लड़की को चारा फेंका कि हम तुमको टॉप करा देंगे, और उधर काटने लगे। तो इस तरीके से ये एक रियल सीन बना, और एक्चुअली ये कहानी रियल। मैं जी, एक दिन अपने ऑफिस, कहीं आसपास ही सुनी होगी आपने इस तरीके का कोई व्याख्या। आज शायद सेशन पूरा होने की अनुमति नहीं दे रहा है नेटवर्क दादा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं बीच बीच में। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हिंदी साहित्य, विशाल जी का सवाल है, हिंदी साहित्य में विद्यार्थियों की रुचि लगातार बढ़ रही है, तो वो कविताओं को लिखने में अग्रसर रहते हैं, जिसके कारण अपने मूल उद्देश्य से भटकना स्वाभाविक सी बात है। आपका इस पर क्या विचार है? विशाल जी, अगर मैं अपने विचार दूं तो समस्या तो नहीं होगी आपको। मेरा विचार ऐसा है कि हिंदी साहित्य से जुड़े, अपना साहित्य का ज्ञान बढ़ाने के लिए लिखें और लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अपने मूल ध्येय या मूल नैतिक कर्तव्य से भटकें, और वही सही है। ये मेरी तरफ से था, फिर मैं आपका प्रश्न सर तक जरूर पहुंचाऊंगी। सर सुन पा रहे हैं आप? ये विशाल जी, आपको जवाब जो था वो मैंने दिया था। ब्राउजर सेटिंग। सर सुन पा रहे हैं आप? सवाल बहुत सारे थे किताब से जुड़े, पर शायद हमारी बात सर तक पहुंच नहीं पा रही है, वरना आज की लेखार्चर श्रृंखला में मजा आ जाता आप सभी को। एक कहानी जब तक मैं साझा करती हूँ आप सभी से। ऐसा है, मुझे मुझे इशू आ रहा है, तो जी सर, हम आपकी लोग आवाज भी बहुत। नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हेलो। तो
समस्याएं, नेटवर्क हमें अनुमति नहीं दे रहा हमारा सेशन आगे बढ़ाने की, किंतु सरल भारत मंच पर सर ने अपना समय दिया, उसके लिए मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया करती हूँ उन्हें कि उन्होंने अपना समय हमसे साझा किया, अपनी बातें हमसे साझा की। और आप सभी से भी अनुग्रह करती हूँ कि एक बार जाएं, साहित्य से जुड़ें, ऐसी कई किताबें, दिल है छोटा सा, दर्द मांझता है, और ऐसी कई किताबें पढ़ें और अपने प्रश्न रखें, अपने मन का सृजन शक्ति देखें कि हम कहाँ तक सोच पा रहे हैं उसे लेके। इन्हीं बातों के साथ आज मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।